हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सर नारदेगंज वाला आप सभी का अक्षय मैथ क्लास में स्वागत करता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th ऐतिहासिक बुक है। एनसीईआरटी बुक्स में से 7.2 का एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 था, वो हम बता रहे हैं। ये तो 7.3 लिखा हुआ है क्योंकि आज बताने वाले हम 7.3 है, ठीक है। अब आज थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, अगर आपको कम दिखाई दे, साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो स्टार्टिंग में ही आप रिजोल्यूशन 720 कर लीजिएगा, साफ दिखाई देगा। सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए बस इतना करें और कुछ नहीं। उसके बाद फिर कम कर लेना, 360 पे देख लेना, साफ साफ दिखाई देगा। अभी फ़िलहाल क्वेश्चन बड़ा था और हमको छोटा छोटा लिखना पड़ा, और आपसे हम पहले ही मतलब क्या कहते हैं प्रॉमिस कर चुके थे कि हाँ एक क्वेश्चन हम लास्ट में बता देंगे, तो इसको छोड़ क्यों थे, छोड़ देंगे फिर कहिएगा बोलते कुछ है करते कुछ है। इसलिए चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या था देखिए, क्वेश्चन या तो किताब से पढ़ लेना या तो यहाँ देखना चाहते हो तो रिजोल्यूशन बढ़ा देना। इसमें लिखा गया कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई है। जैसे ये देख रहे हो, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीसरा पंक्ति, चौथा पंक्ति, पांचवा पंक्ति, छठा, इसी तरह से 10 पंक्ति है, ठीक है, 1-1 मीटर की दूरी पर बनाई गई है। AD के अनुदिश, AD किधर है भाई, तो ये AD, ये है AD और इधर है AB, तो AD मतलब सीधे AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले लगे हैं। अब AD के अनुदिश मतलब इसमें देखें तो एक गमला है, इस तरह से गमला है, ठीक है, फिर गमला है, फिर इसी तरह से फिर तीसरा गमला है, फिर चौथा गमला है, फिर पांचवा गमला है, इसी तरह से 1-2 को तो गमला है न, 100 गो गमला है। यहाँ पर लिखा गया AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। तो अब गमला के देखता है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के भाग से, निहारिका दूसरी पंक्ति में सेकेंड पोजीशन पे, तो सेकेंड का मतलब है कि निहारिका जो है x नियामक तो 2 हो गया डायरेक्ट एकदम। निहारिका दूसरी पंक्ति में, जैसे पहला पंक्ति मतलब 1, दूसरा पंक्ति मतलब 2, तीसरा पंक्ति मतलब 3, ये x नियामक दिखाता है और ये वाला y नियामक दिखाता है। तो दूसरी पंक्ति मतलब है कि x नियामक 2 हो गया। दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर है। AD टोटल कितना है, AD टोटल कितना है, टोटल कितना है 1 मीटर, टोटल है 1 मीटर। अगर टोटल 1 मीटर है तो 1 मीटर को 1/4 निकाल लो, 1 मीटर का 1/4 निकालो, कितना हो जाएगा 25। तो निहारिका के नियामक निकल गए, x नियामक हो गया 2 और y नियामक हो गया 25। अब इसी तरह से है, वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है, ठीक है, गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत 8वें जगह से चलना शुरू करती है, तो x नियामक हो गया 8। 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग, AD जितना भी है तो AD टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक लेके 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 1/5 निकालो, तो 100 का 1/5 निकाल लेना। जैसे यहीं पर निकाल देते हैं भाई, 1/4 मतलब क्या है, AD के 1/4 मतलब कि 100 का 1/4, इसको कहीं भी निकाल लो रफली, चाहे यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 25। यहाँ 100 का 1/5, क्योंकि AD, तो AD कितना लंबा है, AD इसमें दिया हुआ है कि AD 1 मीटर लंबा है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर, तो AD 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, इसे ही कट गया तो हो गया ये 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि वहाँ एक हरा झंडा गाड़ दे, दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो इन दोनों झंडों के बीच की दूरी बताइए। मान लो ये वाला हरा झंडा है या लाल झंडा है, पहले कौन सी झंडा, हरा झंडा, तो ग्रीन नाम दे देते हैं। और दूसरे वाले को बराबर दूरी पर कौन सा लाल झंडा, इसको रेड नाम दे देते हैं। तो GR निकाल लेते हैं। GR कैसे निकालेंगे, GR का सूत्र होता है अंडर रूट, सूत्र उत्र कुछ नहीं लिखेंगे कि x2 - x1, ठीक है। 8 में से 2 घटा दो, 8 में से 2 घटा के होल स्क्वायर, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाइए। फिर 20 में से 25 घटा दो, फॉर्मूला तो आपको आता ही है, वो एग्जाम में लिख देना। अंडर रूट मतलब भुज का अंतर, तो 8 में से 2 घटाए चाहे 2 में से 8 घटाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 20 में से 25, 8 में से 2 गया तो 6 के स्क्वायर, और 20 में से 25 गया तो -5 के स्क्वायर। ये 6 के स्क्वायर हो गया 36 और 5 के उसके स्क्वायर हो गया 25। दोनों को जोड़ दो, 6 5 11 और 3 2 5 1 6, रूट अंडर 61
कह रहा है दोनों के बीच की दूरी क्या है। तो एक बार ज़रा हम भी देख लेते हैं कि क्या यही है या कुछ और है। एक बार चेक कर लेते हैं। चलो ये वाला तो सही हो गया, ये तो निकल गया। इसी में थोड़ा सा यही निकालना था, बस काफ़ी है। अगर आपके पास किताब होगा तो हम आधा आधा क्या मतलब एक हिस्सा इसका नहीं लिखें, एक हिस्सा और ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें कह रहा है कि आगे लिखा गया है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा पर ठीक आधी दूरी, मतलब बीच में गाड़ना है। रश्मि चाहते कि बीच में कोई झंडा गाड़ दें, तो वह कहाँ गाड़ेगी? तो ठीक सिंपल है, देखो बीच में गाड़ने का मतलब है कि जी आर का मध्य बिंदु निकाल दो। जी आर का मध्य बिंदु निकाल लीजिए। अब जी आर का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? सिंपल है कि यहाँ वाला 2 वहाँ वाला 8 दोनों को जोड़ के 2 से भागा, उसके बाद 25 है या फिर 20 है, दोनों को जोड़ 2 से भागा। ये दोनों जोड़ देंगे तो 10/2 मतलब 5 हो जाएगा। उन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 45 और बटा में 2। या तो इतने छोड़ दो, ठीक है, या तो इतने छोड़ दो या तो काट छाट के जो आता है वो आंसर लिख दो। क्योंकि कहाँ गाड़ना है तो ये भी तो पूछा जा सकता है कि मूल बिंदु से उसकी दूरी बता दीजिए, कोई ज़रूरी है? हो सकता है कि कह देगा कि मूल बिंदु से इतना दूरी है, तो ऐसे भी आंसर हो सकता है, या आंसर पे डिपेंड करता है आंसर क्या दे रहा है। अगर ये नियामक दे रहा है तो अच्छा बात है, नहीं दे रहा है तो आप मूल बिंदु से उसका दूरी निकाल लीजिए। मान लीजिए OP फाइंड कर लो, तो OP बराबर होता है √5 के स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा 45/2 के स्क्वायर, फिर इसका रूट निकाल लो, उस हिसाब से भी आंसर आ जाएगा। तो या तो नियामक के फॉर्म में लिख के छोड़ दो आंसर, या तो फिर आंसर को दूरी के हिसाब से निकाल के रखिए, दोनों सही है। 5वीं रेखा में 22.5 मीटर की दूरी, ठीक है। तो इसका कहना है कि 5वीं रेखा पर, इसका कहना है कि 5वीं रेखा पर, तो 5वीं रेखा पर मतलब x नियामक फिक्स हो गया। इसके कहने का मतलब है कि x नियामक, 5वीं रेखा मतलब x नियामक। देखो कह वही बात रहा है, सिर्फ घुमा फिरा कर, ठीक है, लैंग्वेज में। 5वीं रेखा पर, तो 5वीं रेखा का मतलब क्या हो गया कि x नियामक, तो 5वीं रेखा है ये है भाई। 5वीं रेखा पर कितना हाइट पर है? तो 42/2 मतलब इसको बोलते हैं 22.5। तो 5वीं रेखा पर और कितना दूरी पर? तो 22.5 मीटर की दूरी पर। तो बन तो गया है, मतलब इनडायरेक्टली दोनों नियामक है। चलिए, जो आपका एक क्वेश्चन छोटा था हो गया पूरा। अब आप ये नहीं कह सकते हमको कि हम छोड़ दिए थे, ऐसा नहीं कहते छोड़ नहीं दिए थे, लेकिन आज बता दिए। छोड़ इसलिए दिए थे क्योंकि आप भी देखें क्वेश्चन कितना लंबा है, जबकि इतना छोटा लिखे हैं, फिर भी यह 5 लाइन में क्वेश्चन गया या 4 लाइन में। अगर नॉर्मली लिखते तो कितना बड़ा यह जाता, पूरा बोर्ड में क्वेश्चन में भर जाता हमारा, तो हम समझाते क्या खाक। अब आते हैं जो आज हमको बताना है। देखिए जो आज बताना है उसमें भी जनरली फार्मूला है, तो हम फार्मूला अभी नहीं बताएं क्योंकि एक क्वेश्चन में तो टाइम बीत गया, क्वेश्चन लिखने में बताने में। फार्मूला साबित करने के फिर उसमें टाइम बीत जाएगा, उसको भी एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद साबित कर देंगे। समझना यह है कि कोई भी ट्रायंगल है, मान लो x1 है y1 है, और फिर उसी बात पे जोड़ देते हैं कि आपको याद रखना पड़ेगा x2 है y2। हाँ साबित भी कर देंगे, ऐसा नहीं करें साबित नहीं करेंगे, लेकिन फ़िलहाल टाइम की कमी होने के कारण हम बता रहे हैं, क्योंकि अगर अभी हम साबित करने गए तो सिर्फ साबित करते रह जाएंगे, फिर प्रॉब्लम हम नहीं बता पाएंगे, तो आपका एक दिन बेकार में चला जाएगा। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले आप 1/2 बाहर लिख लो, टेंशन नहीं रखो इसके लिए, ठीक है। 1/2 तो ऐसे भी प्लस है, मॉड ऑफ में लिखना। ये मॉड ऑफ क्या बताता है कि अगर इसको हल करके प्लस में आ जाए तो प्लस में लिखो, लेकिन अगर हल करके ही पूरा वैल्यू माइनस में आ जाए तो भी प्लस में लिखो। पहले समझो, यहाँ लिखना x1, इसके लिए जगह छोड़ देना, फिर लिखना x2, फिर जगह छोड़ देना, फिर लिखना x3, फिर जगह छोड़ देना, मतलब तीनों x नियामक, पहले x1 फिर x2 फिर x3। जब x1 लिखें तो जगह छोड़ दिए, x2 लिखें तो भी जगह छोड़ दिए, फिर x3 लिखें तो भी जगह छोड़ दिए। क्यों छोड़े? अब समझना है कि क्यों छोड़े थे। देखो अगर हम x1 लिखें तो x1 लिखने का मतलब है कि इसका y नियामक भूल जाओ, y2 सोचो, y1 छोड़ दो, y2 सोचो, y2 कितना है, y2 जो भी है उसको लिखो और उसमें से माइनस कर दो y3 को, हो गया। अब अगर x2 लिखें तो x2 के बगल में y2 को छोड़ दो,
इसके बाद कौन आएगा, y3, तो हो गया y3। और उसमें से भी घटा दो, रिटर्निंग वहाँ चले जाओ y1। अगर x3 लिखें तो x3 लिखें तो y3 को भूल जाओ, उसके बाद वाला सोचो, उसके बाद वाला मतलब कौन हो जाएगा, y1, और उसमें से घटा देना है कौन, तो रिटर्निंग आना है इधर से, इसे घूमते हुए जाना है, इस तरह से जाना है, कौन घटा देंगे, y1। यही होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। अब इसी आधार पे हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे एक दो एग्जाम्पल समझा देते हैं, ऐसे अगर कम समझ में आ रहा है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बताते हैं। ये प्रूफ नहीं है, ये नहीं कि हम साबित कर दें, ये नहीं करें कि इसको हम साबित कर दें, हाँ ये बता दिए कि आपको याद कैसे रखना है, ठीक है। हम आपको ये समझा दिए कि आपको याद कैसे रखना है। अब जो बताने वाले हैं वो एक्सरसाइज में देखोगे, ठीक है, एक्सरसाइज में ही देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल देखने के बाद में हमेशा की तरह पहले एक्सरसाइज ही देख लेते हैं। जो एक्सरसाइज लिखे 1.5 मतलब 1 से लेकर 5 तक है। इसमें दिया गया है, फर्स्ट नंबर में देखोगे तो उसमें दिया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष, ध्यान से समझोगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 2,3 है, फिर -1,0 है, और फिर 2, -4 है। अब इसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो ठीक है, ऐसे लिख दिए हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे, समझो। यहाँ पर देखिए सॉल्व कैसे होगा। आप अपने मन से इसको x1 मान लेना, छोटा सा x1, इसको y1, इसको x2 नाम दे देना, इसको y2, इसको x3, इसको y3। हालांकि हम तो ये भी नहीं कहेंगे फॉर्मूला लिखो, एग्जाम में लिखना है तो लिखना। यहाँ डायरेक्ट आते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र तो अभी लिखे इसलिए दोबारा हम नहीं लिख रहे हैं। आप मान लीजिए वही सूत्र पहले लिख देना, पहले उसके लिए जगह छोड़ देना। अब जो लिखना है x1 किसको मान रहे हैं, 2, तो 2 को लिख देंगे और इस तरह से जगह छोड़ देंगे। फिर किसकी बारी आएगी, x2, तो x2 तो माइनस में है तो -1 लिखेंगे और फिर जगह छोड़ देंगे। फिर क्या कर नंबर आएगा, x3 के, तो x3 के +2 लिखेंगे क्योंकि वो प्लस में है, इसके आगे नहीं कोई चिन्ह तो प्लसे में नहीं, इस तरह छोड़ दिए। अब अगर x1 लिखे हैं ना, तो x1 लिखे हैं तो ये वाला भूल जाओ, इसके बाद वाला सोचो। इसके बाद वाला मतलब कितना है, y नियामक इसका कितना है, 0, उसमें से घटा दो। इसके बाद वाला y नियामक कितना है, -4। प्रॉब्लम वो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखे x2, तो x2 को भूल जाओ और इसके बाद वाला y नियामक देखो, मतलब कि -4। इसके बाद फिर इसमें से घटा दो ये वाला y नियामक 3। अगर x3 लिखें तो y3 मत सोचो, उसके बाद वाला y नियामक 3, और उसके बाद भी उसमें से कौन घट जाएगा, 0। इतना लिख दिए। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2। इधर देखना, ये तो ऐसे भी 0 है, तो 2 को 4 से गुना कर दो, 8 हो गया। ये -4 -3 मतलब -4 और -3, ये दोनों जोड़ देंगे तो माइनस में 7 हो जाएगा, और बाहर में माइनस, इसलिए माइनस माइनस हो गया +7। ये ऐसे भी 2 तिया 6, 1/2, ये ध्यान देना माइनस नहीं बराबर है, 1/2 कितना हो गया, 8 7 15, 15 और 6 अगर जोड़ देते हैं तो 21, यानी पूरा क्षेत्रफल देखे तो 21/2 वर्ग इकाई। क्योंकि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, अरे किसी का भी क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग और इकाई यूनिट स्क्वायर बोलेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला नहीं है, पहला का पहला है। अब पहले में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहले हमको एग्जाम्पल बताना चाहिए था, हम समझ सकते हैं, ठीक है। जब हम ये फार्मूला साबित करेंगे ना, उस वक्त हम एग्जाम्पल बता देंगे। फिलहाल अभी एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। पहला के पहला तो हो गया, पहला के दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूत्र याद रखिएगा, याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो साबित कर देंगे, तो याद कर लेना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सेकेंड नंबर है पहला के, जिसके शीर्ष, इसमें देखते हैं शीर्ष क्या क्या, इसका शीर्ष दिया गया -5, -1, और दूसरा है 3, -5, एंड थर्ड पॉइंट है 5, 2। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो त्रिभुज तभी बनता है, त्रिभुज तभी बनेगा जब तीनों रेखा 1 2 3, अगर तीनों एक ही लाइन में रहेगा तो मिला दो तीनों को, कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। लेकिन इन तीनों में से अगर एक थोड़ा सा भी ऊपर चला गया तो त्रिभुज बन जाएगा। जैसे एक बिंदु दूसरा बिंदु दोनों एक लाइन में है, मान लेते हैं दोनों एक ही लाइन में है भाई,
लेकिन एगो तीसरा अगर यहाँ चल गया और अब तीनों को मिलाओगे तो जाहिर सी बात है त्रिभुज बनेगा। यानी साबित हम ये करना चाह रहे हैं, आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा पर रहेगा तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा कैसे बनेगा। देखिए इसमें ये जो देख रहे हैं x1 है और y1 है, इसको मान लेते हैं x2 है y2 है, कहीं भी x1 x2 मान लो, कोई ज़रूरी नहीं कि यही x1 मानना है। आप यहाँ पर भी x1 मान सकते थे, इसको भी x1, अपने सहूलियत के लिए x1 x2 x3 मान लेते हैं। ये x3 हो गया और y3 हो गया, जिसमें हमको परेशानी ना हो, आपको परेशानी ना हो, हमको समझाने में परेशानी ना हो और आपको समझने में परेशानी ना हो। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 मॉड ऑफ सूत्र लिखना है तो लिखो, नहीं तो डायरेक्ट सोचो कि x1 कितना -5, इस तरह से जगह छोड़ दो। फिर किसकी बारी, x2 के, तो x2 कितना है, नहीं कुछ है, मतलब +3 लिख के इसे जगह छोड़ दो। फिर केकर बारी है, x3 के, x3 कितना है +5, फिर इस तरह से लिख के छोड़ दो। अगर हम x1 लिखें, मतलब अगर -5 लिखे हैं तो -5 को भूल जाना और उसके बाद वाला y नियामक देखना है, कितना है -5 तो है y नियामक, और इसके बाद इसमें से घटा देना है 2 को। अगर x2 लिखे हैं तो इसके बाद वाला y नियामक देखना है, इसके बाद वाला, जैसे ये है ना, तो इसमें y नियामक कौन है 2, तो 2 को लिख दिए, उसमें से घटा दो इसके बाद वाले y नियामक, इसमें y नियामक कौन है -1। देखो इसमें दो चीज़ें, एगो x नियामक एगो y नियामक, तो x नहीं घटाना है y घटाएंगे, तो पहले से माइनस, इसलिए माइनस माइनस प्लस। अब अगर 5 देख रहे हैं तो 5 यहाँ वाला ना है, 5 x3 है, जैसे x1 होता है x2 होता है x3 है, तो 5 ये वाला है। अगर ये लिख दिए तो इसको भूल जाइए, इसके बाद वाला y नियामक सोचो, y नियामक कितना, माइनस में 1 और उसमें घटा दो कितना, माइनस माइनस प्लस। देखो अगर ज़्यादा डाउट लगे ना तो आप पहले सूत्र लिख लीजिए, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे फार्मूला लिख लो, x1 × y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 × y1 माइनस y2, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर ज़्यादा डाउट लगे तो x1 अब तो ढूंढ के लिख दोगे x1, y2 तो अब तो ढूंढ कर लिख दोगे y2, y3 तो अब तो ढूंढ कर बैठा दोगे ना y3, x2 लिखना है सर यहाँ पर, तो x2 कहाँ से लिखे, यहाँ से 3, उसके बगल में y3 बोले तो y3 यहाँ पर है, घटाना है y1 तो y1 घटा दिए 1, मतलब इस तरह से बैठा सकते हो। तो ठीक है आप फॉर्मूला लिख लीजिए, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो, वैसे ही ज़्यादा बेहतर लगता है तो 1/2 हो गया। इधर ऐसे भी देखें तो -5 गुने में -5 -2 मतलब माइनस में 7 हो गया, प्लस ये 3 और गुने में 2 1 हो गया 3, प्लस में 5 गुने 5 में से 1 घट गया तो 4। इन सब को देखते 1/2, ये ऐसे भी माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 3 दिया 9, 5 × 20, 1/2 सबको जोड़ के देख लिए तो 35 और 9 44, 44 में अगर 20 जोड़ देंगे तो 64, 2 से इसको काट दिए, यानी आंसर हो जाएगा 32 वर्ग इकाई, इंग्लिश में कह सकते हैं यूनिट स्क्वायर। इतना आंसर हो गया। अब इसी में इतना देर में स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इतना टाइम आपको जान से दिया जाता है, कितनी देर में आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लें। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है, ऐसा आपसे नहीं कहा जा रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें। 3 पॉइंट है, जैसे फर्स्ट नंबर में अगर देखा जाए तो 7, -2 और दूसरा है 5, 1 और तीसरा है 3, k। ये तीनों के तीनों बिंदु जो है ना संरेख है, ऐसा हमने करे, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। ये तीनों बिंदु संरेखी है, तो संरेखी होने का एक और भी कंडीशन है डिस्टेंस फार्मूला से, वैसे भी हम बना सकते हैं। और आज फिलहाल जो देखने वाले हैं उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज संरेखी साबित नहीं करना है, आज संरेखी है तो उसकी मदद से हमको के का वैल्यू निकालना। देखो अभी बोले हैं
कि अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पे रहे तो जाहिर सी बात है इन तीनों को मिला दो तो किसी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। और जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा, अगर त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा एक x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। ये ध्यान देना एक चेन फॉलो करता है, 1 2 3 2 3 1, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर से 1, मतलब 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2, 1 2 3 होगा, जैसे 1 2 3। अरे तो यहाँ से चलते हैं तो 2 3 1, यहीं से चलते हैं तो 3, जैसे यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3, यहाँ से चलेंगे 2 3 1, यहाँ से चलेंगे 3 से 1, 1 से 2, ऐसे फॉलो होगा ये। तो अगर संरेख है तो जाहिर सी बात है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। फिक्स है कि 0 होगा, उसमें दिया गया, हमको नहीं जांच करना है कि है या नहीं है, वो खुद कह रहा है। तो ठीक है, 1/2 ऐसे भी लिखे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तो ऐसे भी उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, इसको लिखे चाहे ना लिखें। मान लो कि 1/2 जो था ने, इधर जो बटा में 2 है, यहाँ से 2 हटा और उधर जाके गुना हो गया, तो इधर बच गया x1, x1 लिख दो, कितना है 7। अब 7 लिख को छोड़ दो, पहले x नियामक लिख के छोड़ दो, पहले 7, फिर x नियामक कितना है 5, फिर x नियामक कितना है यहाँ पे 3, पहले x नियामक लिख के छोड़ दो, बराबर में 0। अब y नियामक लिखो, जैसे x1 लिखे हो ना तो उसके बगल में y2 माइनस y3 लिखना, मतलब इसको नहीं फॉलो करना, इसके आगे वाला y2 मतलब कितना 1, उसमें से भी माइनस कर दो अगला वाला, यानी कि अगर x2 लिखे हैं ना तो x2 को छोड़कर उसके बाद वाला देखो, मतलब x2 के बाद वाला, क्योंकि y3 लिखल है तो k हो गया, और k के बाद y1 मतलब कि -2, तो यहाँ तो पहले से माइनस है सर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर अगर x3 लिखे हैं ना तो x3 के आगे वाले को फॉलो करो, मतलब x3 को छोड़ दो, उसके आगे वाला y1 मतलब -2, उसमें से भी घटा दो 1, ठीक है। इस 7 माइनस में 7k हो गया, गुना कर दिए तो इसको गुना किए तो 5k और प्लस में 5 दूनी 10, ये 3 से गुना कर दिए तो -2 -1 -3, मतलब इससे गुना कर दिए तो -9 इक्वल टू 0। यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, 7 10 17, 17 में से अगर 9 घट भी गया तो 8 हो जाएगा। उसके बाद बच गया कुछ, तो माइनस में 7k और 5k, मतलब 5k में से 7k घट गया -2k इज इक्वल टू 0। तो मॉड ऑफ ऐसे भी बाहर निकलेगा, प्लस में होगा, तो 8 - 2k इज इक्वल टू 0। तो 8 बराबर हो गया 2k, यानी k बराबर 4। यहाँ पे 2 आंसर आ सकता था, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 2 आंसर हो सकता था। क्यों हो सकता है कि इसके आगे वाला जो दिखाई दे रहा है वो प्लस माइनस में हो, इसके आगे प्लस माइनस में हो, ऐसा कुछ लोग को लगता है, हमको नहीं, हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। कुछ को लगेगा कि प्लस माइनस में, तो ऐसा सवाल ही नहीं उठ रहा है। क्यों? अरे क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन सबको हल करते तो क्या आ रहा है 0 में, इन सबको हल करने पर क्या आ रहा है 0 में, इन सबको हल करेंगे तो क्या आएगा 0 में, इन सबको हल करेंगे तो 0 में। और 0 ना तो प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है, तो इसके आगे क्यों टेंशन ले कि प्लस होगा या माइनस होगा। 0 मतलब 0, कोई प्लस माइनस का झंझट नहीं, जो जैसे आया है वैसे लिख दो, के का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। अब फॉर्मूला रहने देते हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, ऐसे तो फॉर्मूले का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 को फॉलो करते जाना है। अब इसी का दूसरा नंबर देखते हैं, सेकेंड नंबर। इसी में दूसरे नंबर क्वेश्चन को अगर देखा जाए, देखिए दूसरा में है 8,1, फिर है k, -4, फिर है 2, -5। ये तीनों संरेख है। तो फिर से k का वैल्यू बताइए, देखते हैं k का वैल्यू कैसे निकालेंगे। जो देखो, अगर k का मान निकालना है तो फिर से वही सब है कि 1/2, तो इसे भी ख़त्म, तो बच गया क्या मॉड ऑफ x1 फिर x2। पहले x लिख लो, हम यही सहूलियत देते हैं कि x पहले लिख लीजिए। जैसे 8 लिखें, जगह छोड़ दिए, फिर उसके बाद k लिखें और फिर जगह छोड़ दिए, फिर उसके बाद 2 लिखें और फिर जगह छोड़ दिए, बराबर में 0। अगर x लिखें x1, तो इसको छोड़कर इसके आगे वाले को देखना, मतलब y नियामक इसका लेना,
x नियामक अगर 8 लिखें तो y नियामक इसका नहीं लिखेंगे, इसके आगे वाले का y नियामक ढूंढना है। कितना है -4, उसके आगे वाला y नियामक है -5, तो उसको तो घटाना है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अगर k लिखे x नियामक तो इसके आगे वाला y नियामक कितना है -5, उसमें से घटा देंगे उसके आगे वाला, तो उसके आगे नहीं मिल रहा है 1 है तो 1 घटा दो। अगर 2 लिखे हैं तो 2 के आगे y नियामक नहीं है तो 1, उसमें से घटा देंगे उसके आगे वाला, मतलब -4, तो ये माइनस माइनस ऐसे भी प्लस हो जाएगा। इधर देखते हैं क्या हो गया, ये 5 में से 1 घटा दो, मतलब 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गया तो 1, लेकिन लिखेंगे 8 क्यों, क्योंकि बाहर 8 गुना, यहाँ पे गुना कर देना है, तो -5 -1 मतलब माइनस में 6 के, यहाँ 4 और 1 5 हो गया, 2 से गुना कर दो तो 10 = 0। ऐसे भी इसके आगे प्लस माइनस के झंझट नहीं है, तो 8 10 18 माइनस में 6 के = 0। प्लस या माइनस कुछ भी लिखो, तो 18 बराबर में 6 के, यानी के इक्वल टू कितना हो गया 3। नीचे तक दिखाई देता है या ऐसे ही लिख रहे हैं हम? चलो सही है। 2 क्वेश्चन पहले में था, 2 क्वेश्चन इसमें था, 4 को क्वेश्चन हो गया। 5 तक पहुंचना अच्छा लंबा हो जाएगा लगता है। तीसरा नंबर क्या, इतना नंबर त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस त्रिभुज के दिए हुए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके पास किताब होना चाहिए बाबू। ठीक है, कह रहा है एक त्रिभुज, देखिए त्रिभुज है जिसके शीर्ष है 0, -1 और दूसरा शीर्ष है 2, 1 और तीसरा जो है वो 0, 3, तीनों शीर्ष है वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के, मतलब मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, तो इसके मध्य बिंदु, इन भुजाओं का जो मध्य बिंदु है, जैसे नाम दे देंगे P, Q, R, मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें। जो निकलेगा, इसे कहने का क्या मतलब है इसका, जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है, देखिए क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं कि इतना इतना, इसका मध्य बिंदु पहले निकालिए। इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु सिंपल तरीका से जानते हैं कि यहाँ वाला x नियामक, यहाँ वाला x नियामक, दोनों को जोड़ दो और 2 से भागा दे दो। तो जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे 0 और 2 तो 2 हो जाएगा, उसको 2 से भागा देंगे तो 1 बनेगा। फिर यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। P निकल गया। अगर Q निकालना चाहते हैं तो यहाँ वाला 0 है, यहाँ वाला भी 0 ही है, तो 0 0 जोड़ के 0, यहाँ से -1 है और यहाँ पे 3 है, दोनों को जोड़ देंगे 2, 2 को 2 से भागा देंगे तो एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 0 ही है। अगर R निकालना है तो यहाँ वाला 2 है, यहाँ वाला 0 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 ही होगा और 2 से भागा देंगे तो 1 और 3 जोड़ दिए 4, 4 के 2 से भागा देंगे 2। मतलब इन बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालिए, और फिर जो भी आप क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ना, ये वाला अंदर वाले, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी आता है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना होगा। तो पहले आप इसका क्षेत्रफल तो निकालो, इसका क्षेत्रफल। ऐसे मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए, अगर आप डायग्राम से ही डायरेक्ट देखते हो तो हम आपको एक चीज़ समझा देते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ऐसा नहीं करें। ये वाला पूरा साइड कितना, हमको मालूम नहीं कि कितना है, क्या है हमको नहीं मालूम, हम सिर्फ समझा रहे हैं। चाहते तो हम बनाकर भी बता देते, आपका टाइम अच्छा खासा ले लेते, आप भी खुश हम भी खुश कि अच्छा टाइम से बता दिए। अब समझने पर ध्यान दीजिए, ये वाला जो पूरा साइड है, अब तो आधा आधी बढ़ गया, मतलब इधर अगर मान लो कि कुछ है, सपोज दैट इधर के लंबाई, तो इधर भी क्या होगा के लंबाई, और ये वाला जो भुजा है ये भी के हिस्सा में बढ़ गया और ये भी के हिस्सा में बढ़ गया, ये भी के हिस्सा में बढ़ गया और ये भी के हिस्सा में बढ़ गया। मतलब ये आधा है, ये आधा है, ये आधा है, ये आधा है, तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गया, ये दोनों आप, चलो उतना नहीं सोचो, उसमें ढेर टाइम बर्बाद हो जाएगा, हम निकाल ही देते हैं। समझा तो देंगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, उतना क्यों आपका वेस्ट करें टाइम, डायरेक्ट हम निकाल ही देते हैं। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर क्या है,
तो त्रिभुज के जो शीर्ष दिए हुए हैं ना, उसके मध्य मतलब जो त्रिभुज के शीर्ष है यानी त्रिभुज की जो भुजा है उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बना है वही है PQR। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला तो एक ही होता है, √x1। अब x1 किसको मानना चाहते हो, इसको मान लो x1 y1। कितना लिखोगे x1 y1 यार, एक लिखे ना, देखो एक लिखें तो एक लिखें तो इसका y नियामक नहीं पकड़ना है, बस ही ध्यान रहे। अगर एक लिख दिए तो इसका y नियामक नहीं पकड़ना है। मान लो इधर से हम रिटर्निंग होना चाहते हैं, ऐसे ही चलना चाहते हैं, इस तरह से चलना चाहते हैं तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन पकड़ लेना। अगर एक लिखे हो तो इसका y नियामक नहीं लिखो, इसके बगल वाले का y नियामक 2 और उसमें से घटा दो उसके बगल वाले का y नियामक 1 प्लस में। ये तो हो गया, तो जाहिर सी बात है अबरी केकर नंबर आएगा 1 रे। अब इसका x नियामक 1 लिखें, अगर यहाँ से 1 लिखें तो इसका y नियामक नहीं लिखना, इसके बाद वाले का y नियामक 1 उसमें से घटा दो उसके बाद वाले का y नियामक 0 प्लस में। अब तो ये भी हो गया। अब इसके बाद देखो x नियामक 0, उसके बाद घटा दो 0 में से कुछ भी घटा दो, क्योंकि 0 है ना, गुना होकर 0 बन जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना आ गया, ये तो 2 में से 1 को घटा देना तो 1 हो जाएगा, मतलब 1 ही हो जाएगा और क्या। आई भी 1 हो गया, हालांकि 1/2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 1। चलो PQR का क्षेत्रफल निकल गया, कितना 1। अब हम बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्योंकि आधा आंसर तो आ गया। कह रहा था कि त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल तो 1 हो गया, लेकिन इतने पर नहीं रुकना है। अब इसका अनुपात निकालना है जो बड़ा त्रिभुज दिया गया है ना उसके क्षेत्रफल से, और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, अरे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला मान लो कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल भी मॉड ऑफ, फॉर्मूला तो सेम चलेगा। फिर मान लो यही वाला x नियामक है कितना 0, अगर 0 लिखे हैं तो लिख के छोड़ देंगे। क्यों छोड़ दें, 0 लिखे हैं ना तो इसके बाद वाला y नियामक देखते हैं 1, क्योंकि अब हम ABC पहले छोटका त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो जो इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना, मतलब PQR। अब हम ABC कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर x नियामक हम 0 लिखें तो इसके बाद वाला y नियामक रखेंगे, मतलब 1 और 1 में से घटा देंगे कितना 3। उसके बाद x नियामक तो ये तो लिख दिए, इसके बाद किसका बारी आता है 2। अगर 2 लिखे हैं तो 2 का y नियामक नहीं लिखना है, इसके बाद वाले y नियामक पे जाना है 3 और उसमें से घटा देना है बाद वाले y नियामक, तो माइनस में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। उसके बाद वाला भी देखते हैं कि अब क्या है x नियामक, तो ये भी छोड़ देंगे 0 हो जाएगा। 0 लिखेंगे जैसे ही, फिर -1 लिखो, फिर जो भी लिखो तो ख़त्म हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखो ये 0 हो गया, क्योंकि 0 जो गुना हो रहा है ये भी 0 गुना हो रहा है, 0 हो गया। तो बचा यही वाला ना 3 और 1 4, 4 को 2 से गुना कर दो तो 8 हो गया। इससे इसको काट दो तो कट के कितना हो गया 4। मतलब निकालना क्या था, कह रहा था कि जो ये छोटा त्रिभुज है, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इतना जगह काफ़ी है। त्रिभुज PQR अनुपात त्रिभुज ABC बताए, तो PQR कितना निकला 1 और ABC कितना निकला 4, तो इसका आंसर हो गया 1:4। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। टाइम देखें, कहीं अनलिमिटेड हम जा रहे हैं, टाइम 33 मिनट हो गया ना। चलिए 1 से लेके 5 तक हम टारगेट मारे थे, लेकिन 3 तक हो गया, बच गया चौथा और पाँचवा। तो ठीक है, चौथा और पाँचवा हम कल के वीडियो में देख लेंगे। ऐसे भी आपका 2 4 1 5 क्वेश्चन हो ही गया यहाँ पे। चलो रहे तो अब मिटा भी देंगे तो क्या होगा। 1 से लेके 3 तक हो गया है, आगे 4 5 कल बता देंगे। और हाँ, कल 4 5 बताने के बाद एग्ज़ाम्पल देख लें, 1 2 3 4 5 गो एग्ज़ाम्पल भी हैं। तो कल हम 2 गो क्वेश्चन बता देंगे 4 5, और बाकी फिर कल नहीं, हम नहीं कल 2 गो क्वेश्चन बता देंगे और एग्ज़ाम्पल बता देंगे। ठीक है, एग्ज़ाम्पल हो सकता है अगर टाइम रहेगा एक्स्ट्रा तो हम कल सूत्र भी साबित कर देंगे कल ही। ऐसे मेरे हिसाब से पूरा ख़त्म कर देते हैं तभी सूत्र हम प्रूफ करेंगे। चलिए, तो हम लोगों ने त्रिकोणमिति ख़त्म कर लिया, हाइट एंड डिस्टेंस भी ख़त्म कर लिया देखते देखते। हाँ, लगा था आप लोग को, कुछ लोग को लग रहा होगा इतना धीरे धीरे पार लगेगा। चलिए
जितना लग रहा है, पहले भी बोले थे अभी भी बोल रहे हैं, जितना लग रहा है उतने पार लगाते हैं, उतने लेके चलते हैं। त्रिकोणमिति हो गया ना यार एनसीईआरटी से, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, उतने प्रैक्टिस आप कीजिए ना, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, एपी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। अब आने वाले हैं किसी और चैप्टर पे, ठीक है, कौन से चैप्टर पे आएंगे ख़त्म करने के बाद आपको पता चल जाएगा। इसके बाद कोशिश करेंगे कि पोलिनोमियल शुरू कर दें या जो भी करेंगे, देखिए पहले इसको ख़त्म तो करें। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इसी तरह से वीडियो मिलती रहेगा। क्लास हमेशा हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे पर डे, और हो सके तो 1-2 लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।